आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डिक्शनरी से एक नया शब्द निकाल कर दिया और वो शब्द था आंदोलनजीवी। आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में तो आपने कभी सुना नहीं। असल में आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए इस नई जमात से देश को आगाह किया। ये उन लोगों पर तंज था जो हर आंदोलन में घुसपैठ करते हैं, ढपली बजाकर आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं, जिन्हें मुद्दों का कोई ज्ञान नहीं होता फिर भी खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं। हम इनकी पहचान के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी का वार और विपक्ष का पलटवार देखिए आप। आदरणीय सभापति जी, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढवा बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। वो बिरादरी है आंदोलन करने वालों की, आंदोलनजीवियों की। हाँ, तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आएगी और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा, भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना ही, एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। ये तो इनकी आखिरी कोशिश है और हमारे प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि कोई उनसे सवाल नहीं करे। अगर कोई सवाल करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है। हर किसी ने, यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारें हैं वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया, तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा परिवार है तो रहता ही है।
Andolan is a part of freedom of India. Everyone has the right. खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। विश्वासघात किया उन्होंने, नहीं बोले एक लफ्ज। इतने शहीद हुए किसानों पे 2 श्रद्धांजलि के लफ्ज तो हम चाहते थे उनसे। इसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी ने और विरोधी पार्टियों ने, जब प्रधानमंत्री ने ये भाषण अपना सुनाया जहां पे कोई सीरियसनेस नहीं थी। मैं श्रीमान डेरेक जी की बात सुन रहा था, बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटिमिडेशन, हाउडिंग, जब शब्द सुन रहा था तो लग रहा था कि ये बंगाल की बात बता रहे हैं कि देश की बता रहे हैं। स्वाभाविक है, 24 घंटे वही देखते हैं, वही सुनते हैं, तो वही बात शायद गलती से यहाँ बता दी होगी। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे इस बार, और इतना लंबा खींच करके बता रहे थे तो मुझे लग रहा था बस आप थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाकी है, वो 84 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। खैर, कांग्रेस देश को बहुत निराश करती है, आपने भी निराश कर दिया। आज जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य रहा राष्ट्रपति अभिभाषण पे, उसको लेकर देश के किसान के हाथ केवल निराशा लगी है। दुर्भाग्य है कि ये सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। स्थिति की There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वो मोदी को करना पड़ रहा है। वो अपनी ही बात पे अड़े रहे और उसी के ऊपर वो कहते रहे, दूसरों का मजाक उड़ाते रहे, तो ये एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देती। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नदी को क्या बोलते, विष्णु भरी धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। तो
क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ भाई साहब गए। न बारिश हुई, भाई साहब बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए। न बादल फटा, दिन दोपहरी धूप खिली हुई है, फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। चटक धूप में भी पानी का रौद्र रूप। पूरा बैराज बह गया है, दबा हुआ है, उसमें ग्लेशियर है। बर्फ की वजह से जोशीमठ में सैलाब, बर्फीला पहाड़ टूटा, ऋषि गंगा नदी में गिरा। कुंड को साफ कर दिया उसने। क्या जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर टूटा? वो तो कुंड साफ करो, अब कम हो गया थोड़ा। पिछले 200 साल पीछे जाएं तो इस तरह के डिसास्टर यहाँ पर 5-6 हुए हैं, और अगर हम उसको विकास से जोड़कर देखें तो मैं समझता हूँ कि तब तो वहाँ सड़कें भी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई किसी तरह के डेवलपमेंट के वर्क वहाँ पर नहीं थे। सर्दियों में कैसे पिघल गया बर्फीला पहाड़? कुदरत से खिलवाड़ महंगा पड़ा। जोशीमठ में रविवार को क्या हुआ था? उत्तराखंड के जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में रविवार को जो त्रासदी आई, वहां अब भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक अब भी करीब 171 लोग ऐसे जो लापता हैं, जबकि अलग अलग जगहों अभी तक 26 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। जोशीमठ में जल प्रलय की वजह के पीछे दावा ये किया जा रहा है कि नंदा देवी ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा, जिसके बाद सैलाब आया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। भूगर्भ वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जिस पहाड़ पर त्रासदी आई, उस पहाड़ी पर जमा ताजा बर्फ एक साथ ऋषि गंगा नदी में गिरी, जिसके बाद ये आपदा आई। भूगर्भ वैज्ञानिकों के इसी दावे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मोहर लगाई। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा, उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हे भगवान। कौन गया? रविवार को उत्तराखंड के जोशीमठ में जो भी हुआ, वो कुछ 2013 के केदारनाथ त्रासदी जैसा ही था। बस गनीमत इतनी थी कि यह आपदा 8 साल पहले जितनी महाविनाशकारी साबित नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जोशीमठ के रैणी गांव में यह हादसा हुआ तो कैसे? क्या जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा? क्या ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा? क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण जोशीमठ में आपदा आई? दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ आपदा के पीछे नंदा देवी ग्लेशियर का टूटकर गिरना है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ये ग्लेशियर होता क्या है। ग्लेशियर वास्तव में ठोस बर्फ का विशालकाय आकार होता है। हर साल बर्फबारी के बाद जब बर्फ की कई लेयर एक साथ बड़े आकार में जमती जाती हैं, उसी ठोस जमे हुए बर्फ को ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर का आकार एक फुटबॉल मैदान या उससे भी बड़ा हो सकता है। ग्लेशियर 2 तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर या घाटी ग्लेशियर जो समंदर में होते हैं, जबकि दूसरा है पहाड़ी ग्लेशियर। सबसे पहले एनिमेशन से जोशीमठ आपदा की असली वजह समझिए। जोशीमठ में रैणी गांव के पास ऊंची पहाड़ियों पर कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी, जिससे पहाड़ी पर काफी बर्फ इकट्ठा हो गई थी। यही जमी हुई बर्फ पहाड़ से सरक गई और ऋषि गंगा नदी में जा गिरी। यह बर्फ लाखों मीट्रिक टन में थी
जिसके पानी में गिरने के बाद सैलाब की लहरें उठी। यानी जोशीमठ में एवलांच आया, जिसे हिंदी में हिमस्खलन कहते हैं। इसी हिमस्खलन का मलबा जब ऋषि गंगा नदी में गिरा तो भयंकर सैलाब आ गया। बेसिकली यहाँ पर जो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस साल जो हम लोग सैटेलाइट का अध्ययन करने पे जो पता चल रहा है कि इस बार बर्फबारी ज़्यादा हुई है। और अगर आप हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर खड़ी ढालें होती है, तो अगर किसी भी खड़ी ढाल पे आप किसी भारी चीज़ को रखेंगे तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ खिसकेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो है अधिक बर्फबारी के कारण जो है इस बार मास ऑफ स्नो काफ़ी ज़्यादा हो गया और वो ग्रेविटी के कारण पिघल के आया। तो इसका जो है फिसल कर आया है, पिघलने की जगह वो फिसला है और नीचे की तरफ आया है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, इसकी चढ़ाई बेहद खड़ी है, यानी कई दिनों तक अगर यहाँ पर बर्फबारी होती है तो खड़ी चढ़ाई की वजह से बर्फ ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर टिक नहीं पाएगी और बर्फ एवलांच का रूप ले लेगी। भूगर्भ शास्त्रियों के माने तो रविवार को जोशीमठ में यही हुआ। यानी ग्लेशियर टूटकर गिरने का दावा पूरी तरह से झूठा है। जो बात वैज्ञानिक कह रहे हैं, ठीक वही बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दोहराई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक जिस जगह यह आपदा आई वहां कोई ग्लेशियर था ही नहीं। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहाड़ पर जमी बर्फ एक साथ नदी में गिर गई, जिससे जोशीमठ में हादसा हो गया। जो लोग एक संभावना थी कि ये ग्लेशियर टूटा है, तो एक तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पहले से कोई भी ग्लेशियर वहाँ पर मौजूद नहीं है। 2-3 दिन में जो बर्फबारी हुई है वो बर्फ नीचे स्लिप हुआ है और बर्फ के स्लिप होने का कारण ये है कि जो टिगर पॉइंट जो है, जो टॉप पर जो पॉइंट है वहाँ पर कोई स्लाइड हुआ है, क्योंकि वो चट्टान है, पहाड़ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो चट्टान खिसकने की वजह से और ये लाखों मीट्रिक टन बर्फ एक साथ स्लिप हुआ है। घाटी बहुत पतली है, बहुत संकरी है और इसके कारण वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। अब सवाल उठता है कि पहाड़ पर तो हर साल बर्फ पड़ती है, तो इस बार बर्फ क्यों और कैसे सरक गई? जिस पहाड़ पर हिमस्खलन की घटना हुई वो बेहद खड़ी ढाल वाला पहाड़ है, और तो और इस इलाके में बर्फबारी भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ से बर्फ सरक कर नीचे नदी में आ गिरी। जी न्यूज ने भूगर्भ वैज्ञानिक से बात की तो पता चला कि ग्लेशियर टूटने की घटना इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि जोशीमठ और उसके आसपास का तापमान सुबह और रात के वक्त माइनस में दर्ज किया जा रहा है। जो हम देख रहे हैं कि इस जगह का टेम्परेचर अभी 0 डिग्री के नीचे ही है, तो मुझे लगता है कि तत्काल में जो भी अभी हुई है वो मास ऑफ ग्लेशियर के कारण ही मूवमेंट हुआ है। मास ऑफ ग्लेशियर एंड हाई स्लोप के डिग्री ऑफ स्लोप के कारण हुआ है। जोशीमठ की समुद्री तल से ऊंचाई 6150 फीट है, जबकि नंदा देवी ग्लेशियर की ऊंचाई 7150 फीट है। यानी दोनों जगहों की ऊंचाई में 1000 फीट का अंतर है। ऐसे में जोशीमठ आपदा के पीछे ग्लेशियर टूटने या फिर पिघलने का जो दावा किया जा रहा है, वैज्ञानिक उस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। चमोली से मनीष शुक्ला और दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भूगर्भ वैज्ञानिक हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, जोशीमठ में ग्लेशियर नहीं टूटा था। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने और जांच की बात कही है। जोशीमठ आपदा के बाद अब उन लोगों के हौसले की भी तारीफ की जा रही है जिन्होंने मौत को हराया और नई जिंदगी पाई। आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ लोगों से जिन्हें दोबारा जिंदगी मिली है। गंगा जो है तबाही मचा रही है।
ये उत्तराखंड के चमोली में रविवार को आई त्रासदी के निशान है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। तपोवन के मुख्य सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। आईटीबीपी के जवान लगातार टनल से मलबा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी के जवानों ने रविवार दोपहर से ही टनल में रेस्क्यू शुरू कर दिया था। रविवार को आईटीबीपी के जवानों ने एक शख्स को टनल से बाहर निकाला था। बाहर निकलते ही उस शख्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। मौत के मुंह से निकलने के बाद इस शख्स ने बद्री विशाल का जयकारा भी लगाया था। आपको मिलवाते हैं इनसे। ये हैं वीरेंद्र कुमार गौतम। अस्पताल के बिस्तर पर इलाज करवा रहे वीरेंद्र कुमार की इन्हीं तस्वीरों ने राहत और बचाव के काम में लगे लोगों में जोश भर दिया था। आगे जाके देखा तो तुरंत बहुत जबरदस्त फ्लाइट आ रहा उधर से। तो फ्लाइट आया तो मैंने सारे लड़कों को बोला कि अब बादल फट चुका है और ये तबाही हो गई है। सब लोग जैसे भी हो, जो सेंटर में सरिये हैं उनको पकड़ के सब लोग धीरे धीरे, जैसे फ्लैट बढ़ता जाएगा हम लोग धीरे धीरे ऊपर को चलेंगे। तो सरियों के द्वारा हम लोग टॉप लेवल तक पहुँचे तो अचानक फ्लैट रुक गया। तो करीब 3 मीटर करीब पानी बढ़ने के बाद सेंटर में हमारा करीब 1 मीटर बचा था। उस लेवल पे हम लोगों को सारी टीम को रखा और सबको हिम्मत बनाया कि आप लोग टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम लोग किसी भी तरीके से बाहर जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने 350 मीटर उस सरियों की सहायता से उस रनिंग को 350 मीटर बाहर आए। तो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश डिमी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग सेफ हैं। बोले हम 12 आदमी हैं, 12 के 12 सेफ हैं, आप टेंशन मत रखो। मैं अभी तुरंत हमारी रेस्क्यू टीम आईटीबीपी के जवान लोग पहुंच रहे हैं और आपके पास पहुंच गए। तो सर हमको आईटीबीपी के जवानों ने करीब आधा घंटे के अंदर हमारा पोर्टल तोड़ के हमको तुरंत बाहर निकाला। खुशी से वीरेंद्र कुमार की आंखें भर आईं, लेकिन इस तबाही के कुछ ऐसे गवाह भी हैं जिन्होंने मौत को करीब से देखा है। हमारे साथ इस वक्त 12 ऐसे लोग हैं जिनको आईटीबीपी ने बचाया है रेस्क्यू ऑपरेशन करके। आप ये कह सकते हैं ये लकी हैं, काफ़ी खुशकिस्मत हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 24 घंटे से लगातार तपोवन के जिस टनल में लोग मिसिंग हैं, तपोवन के पूरे इस इलाके में मिसिंग हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये राजीव कुमार हैं, जोशीमठ के रहने वाले हैं। इन्होंने सैलाब को अपनी आंखों से देखा है। रोज की तरह कल भी ये तपोवन सुरंग में काम कर रहे थे। जहां से सुरंग शुरू होती है ये वहां से 300 मीटर की दूरी पर थे। तभी अचानक आवाज आई, भागो। सुनिए इसके बाद इन्होंने क्या देखा। हाँ, उम्मीद तो नहीं थी, पर ये था कि मतलब जैसे हम चढ़ते चढ़ते गए, जैसे बाकी लोगों ने बोला तो वैसे ही हुआ। तो हमने डायरेक्ट मतलब फ़ोन किया तो फ़ोन सीधे जीएम साहब को लगा, हमारे डिमिरी सर को। तो सर ने सीधा आईटीबीपी हमारी जो फोर्स है उसको बुलाया। तो आईटीबी जैसे फोर्स आए तो फटाफट उन्होंने आधा घंटे में हमको रेस्क्यू की मदद से निकाल लिया था। आपने इतना जब पानी का तेज भराव आया, मलबा आया, आपने इससे पहले कभी इस तरह देखा था? इससे पहले कभी नहीं, खाली एक मूवी में देखा था, हॉलीवुड मूवी में ये फिल्म। तो हमारे जब दृश्य दिखाई दिया सामने पे, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा। हम उम्मीद की किरण खो चुके थे हम, फिर भी ऐसा लगा कि यार क्या होगा क्या होगा। तपोवन में जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। हर तरफ तबाही की दर्दनाक तस्वीरें हैं। कई लोगों की जान बचा ली गई है तो कई ऐसे भी हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। सैलाब ने तपोवन के बांध को जरूर तोड़ दिया, लेकिन लोगों की उम्मीदों का बांध कायम है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, तपोवन, चमोली। उत्तराखंड से जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आगे भी आप तक जी न्यूज पहुंचाता रहेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.